हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो आज हम लोग आराम से बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्लास 12th फिजिक्स का वो चैप्टर जो सच में हमारी पूरी दुनिया को लाइट अप करता है। और देखिए, ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ना आपको ये समझ आएगा कि आपके फोन के चार्जर से लेकर आपके घर की लाइट्स तक आखिर ये बिजली काम कैसे करती है। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है स्विच ऑन करते ही बल्ब पूफ तुरंत कैसे जल जाता है? अगर करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो उन्हें वायर के एक साइड से दूसरे साइड तक जाने में थोड़ा टाइम तो लगना चाहिए, राइट? यही तो पजल है और इसका जवाब ना इस चैप्टर के अंदर ही छिपा है। ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक यू विल हैव द आंसर। ओके, सो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजली का असली फ्लो होता कैसा है। फिर हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, जो इसका कोर रूल है। उसके बाद हम सेल्स, ईएमएफ और रेजिस्टेंस को समझेंगे। फिर आएंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए किरचॉफ्स लॉज। और फाइनली हम कुछ इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर भी नजर डालेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो लेट्स डाइव इनटू पार्ट 1, बिजली का असली फ्लो। चलिए समझते हैं कि आखिर ये करंट जिसके बारे में हम इतनी बात करते हैं है क्या, और ये असल में फ्लो कैसे करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट बेसिक्स। इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम आई से लिखते हैं, इसका मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल भाषा में बस इतना इमेजिन करो कि आपके पास एक वायर है, उसके किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है, बस वही है करंट। इसका फॉर्मूला है I=Q/T, और हाँ, इसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर। अब यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी सवाल आता है, और ये एग्जाम्स में भी पूछते हैं। देखो, करंट की एक डायरेक्शन तो होती है, राइट? हम हमेशा कहते हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो अगर डायरेक्शन है तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? व्हाट डू यू थिंक? सोचिए जरा इसके बारे। एंड द आंसर इज नो, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका रीजन समझना, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। देखिए, करंट के पास डायरेक्शन है 100%, बट वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सोचो, एक जंक्शन है, वहां एक वायर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और दूसरे से 3 एम्पियर, तो आगे कितना जाएगा? हमेशा 5 एम्पियर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वायर्स किस एंगल पर मिल रही हैं। ये सिंपल 2 + 3 = 5 फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा नहीं। सो वी टॉक्ड अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन क्या इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर एकदम सीधी लाइन में रेस लगाते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे इमेजिन करो, आप एक बहुत भीड़-भाड़ वाले मार्केट में हो और आपको मार्केट के दूसरे एंड तक जाना है। कैन यू जस्ट रन इन अ स्ट्रेट लाइन? नो वे, राइट? आप लोगों से टकराते हुए, धीरे धीरे धक्के खाते हुए आगे बढ़ोगे। बस इलेक्ट्रॉन्स का सफर बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराते हुए बस धीरे धीरे आगे ड्रिफ्ट करते हैं, और इसी स्लो एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है ये फॉर्मूला I=NE/AVD। और एक बात बताऊं, ये डेरिवेशन सीबीएसई में 3 मार्क्स का डायरेक्ट पूछ लेते हैं, सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो इसको जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं। N का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E तो सिंपल है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उसकी मोटाई, और VD वो है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सब चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि वायर में टोटल करंट कितना होगा। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर ओरिजिनल पजल। अगर इलेक्ट्रॉन्स इतना स्लो ड्रिफ्ट करते हैं तो स्विच ऑन करते ही बल्ब कैसे जल जाता है? यहाँ है इसका सीक्रेट। देखो, जब आप स्विच ऑन करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन खुद भागकर बल्ब तक नहीं जाता। होता यह है कि पूरे वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से सेटअप हो जाती है। ये फील्ड एक डोमिनो इफेक्ट जैसी है, आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देती है, वो उसके आगे वाले को, एंड सो ऑन। इसलिए बल्ब के जस्ट पास वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत फिलामेंट में एंटर कर जाता है। सो यू सी, द मैसेज इज इंस्टेंट इवन इफ द मैसेंजर इज स्लो। कूल, राइट? ओके, आई होप कि करंट का बेसिक फ्लो अब क्लियर हो गया है। अब चलिए उस रूल की तरफ चलते हैं जो इस पूरे फ्लो को कंट्रोल करता है। सो लेट्स मूव टू पार्ट 2, ओम्स लॉ, द कोर रूल। और ट्रस्ट मी, ये इस पूरे चैप्टर का दिल है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी एक मूवी है ना, तो ओम्स लॉ इसका हीरो है। सिंपल सा लॉ है। ये कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहें तो पोटेंशियल डिफरेंस V करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R, और R का मतलब है रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस जैसा नाम वैसा काम, ये करंट के फ्लो में एक रुकावट है, काइंड लाइक अ स्पीड ब्रेकर ऑन द रोड। अब यहाँ ना दो वर्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखो, रेजिस्टेंस यानी आर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वायर कितनी लंबी है, कितनी मोटी है। बट रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से लिखते हैं, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप उसकी पतली वायर बनाओ या मोटी शीट। और यही तो हमें फॉर्मूला R = ρL/A में दिखता है। ओके, सो सर्किट्स में रेजिस्टर्स को जोड़ने के दो मेन तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। इसका सिंपल सा रूल है, याद रखना। जब रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं, मतलब एक के बाद एक, तो करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, राइट? तो करंट सब में सेम रहता है। लेकिन जब वो पैरेलल में होते हैं तो करंट अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो जाता है, पर वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम रहता है। और हाँ, इनके फॉर्मूलाज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस देम वेल। ऑलराइट, हमने करंट की बात कर ली, रेजिस्टेंस की बात कर ली, लेकिन करंट को फ्लो करवाने के लिए एक पुश चाहिए ना, एक सोर्स। वो धक्का कौन देता है? वेल, दैट्स द जॉब ऑफ अ सेल। तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन में चलते हैं, सेल्स, ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस। ये एक और बोर्ड एग्जाम का फेवरेट 2 मार्क क्वेश्चन है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए इसको आसान बनाते हैं। देखो, ईएमएफ को आप सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी समझो। ये तब होती है जब सेल से कोई करंट नहीं ले रहे, यानी सर्किट ओपन है। ये कॉज है। ऑन द अदर हैंड, पोटेंशियल डिफरेंस वो एक्चुअल वोल्टेज है जो आपको मिलती है जब सर्किट ऑन है और सेल करंट दे रहा है। ये इफेक्ट है। इसलिए एक सेल के लिए ईएमएफ कांस्टेंट होता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम क्यों होता है? व्हाई? वेल, इसका रीजन है कि हर सेल के अंदर जो केमिकल होता है ना, वो भी करंट के फ्लो को थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बिट, रेजिस्ट करता है। और इसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल r। इसको ऐसे सोचो कि सेल करंट देने के लिए खुद एक छोटा सा टैक्स काट लेता है, और इस टैक्स की वजह से जो वोल्टेज आपको बाहर मिलती है, यानी टर्मिनल वोल्टेज V, वो हमेशा असली ईएमएफ E से थोड़ी कम होती है। और इसका फॉर्मूला है V = E - I × R। सो ओम्स लॉ सिंपल सर्किट्स के लिए आसान है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जहां मल्टीपल बैटरीज हैं, मल्टीपल लूप्स हैं, तब हमें थोड़े सुपर पावर्स की जरूरत पड़ती है। और वहां आते हैं हमारे सुपर हीरोज, किरचॉफ्स लॉज। एंड दैट्स आवर फोर्थ सेक्शन। किरचॉफ का पहला लॉ, जिसे हम केसीएल या जंक्शन रूल कहते हैं, इट्स रियली सिंपल, वेरी इंट्यूटिव। ये बस इतना कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, मतलब जहां वायर्स मिलती हैं, वहां जितना टोटल करंट आ रहा है, एग्जैक्टली उतना ही टोटल करंट बाहर जाएगा। चार्ज कहीं बन नहीं सकता, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। बिल्कुल वाटर पाइप्स की तरह, जितना पानी एक जंक्शन पर आएगा उतना ही वहां से निकलेगा। सिंपल। और हाँ, ये लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर। दिस इज अ की पॉइंट। ओके, नाउ द सेकेंड लॉ इज KVL और द लूप रूल। ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, किसी भी लूप में, अगर आप एक पॉइंट से शुरू करो और पूरा घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आओ, तो टोटल वोल्टेज चेंज 0 होगा। बेसिकली जितनी एनर्जी आपने गेन की, उतनी ही एनर्जी आपने लूज कर दी। इट ऑल बैलेंसेज आउट। और ये लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो याद रखिएगा, KCL इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड KVL इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। ऑलराइट, तो अब तक हमने सारी थ्योरी देख ली, सारे लॉ समझ लिए। अब टाइम है इनकी प्रैक्टिकल साइड देखने का। सो फॉर अ फाइनल सेक्शन, लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिकली ये एक बहुत ही स्मार्ट अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टर्स का। इसका काम क्या है? इससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगा सकते हैं। देखो, जब बीच वाले गाल्वानोमीटर से कोई करंट नहीं जाता, तो हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है। और इस बैलेंस कंडीशन में आमने सामने वाले रेजिस्टर्स का रेशो इक्वल हो जाता है, यानी P/Q = R/S। और मैं फिर से बता रहा हूं, इसकी बैलेंस कंडीशन का डेरिवेशन यूजिंग किरचॉफ्स लॉज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CBSE के लिए। नेक्स्ट अप वी हैव द पोटेंशियोमीटर। ये एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इससे हम किसी सेल का ईएमएफ बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल काफी सिंपल है। पोटेंशियल ड्रॉप V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर L। लेकिन इसका सबसे बड़ा, द बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि जब हम इसे रीडिंग लेते हैं ना बैलेंस पॉइंट पर, ये सेल से 0 करंट ड्रॉ करता है, बिल्कुल भी। को सवाल ये है कि पोटेंशियोमीटर एक नॉर्मल वोल्ट मीटर से बेटर क्यों है?
द आंसर इज सिंपल। एक नॉर्मल वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस वाला ही सही, उसको काम करने के लिए सर्किट से थोड़ा सा करंट खींचना ही पड़ता है, और जैसे ही उसने करंट खींचा रीडिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है। लेकिन पोटेंशियोमीटर, वेल हमने अभी देखा बैलेंस पॉइंट पर यह 0 करंट लेता है, इसलिए यह सेल का बिल्कुल असली एक्यूरेट ईएमएफ मेजर कर पाता है, और इसी वजह से इसे कभी कभी आइडियल वोल्टमीटर भी कहा जाता है। So that was our journey through the world of current electricity. हमने इलेक्ट्रॉन्स के स्लो ड्रिफ्ट से शुरू किया और आइडियल वोल्टमीटर्स तक सब कुछ कवर कर लिया। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। इस पूरे चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस की बात की, एक ऐसी चीज जो करंट को रोकती है, जो एनर्जी वेस्ट करती है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, व्हाट इफ ये रेजिस्टेंस 0 हो जाए, अगर हम सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर लें? इमेजिन करो हमारी दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी कैसे बदल जाएगी। इस सवाल के साथ आई लीव यू टू थिंक। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस एक्सप्लेनर।